हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज से पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। आज पहली प्रैक्टिस है, डेली ये वीडियो आया करेगी। ईवीएस का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लास 4th की बुक और क्लास 5th की बुक के सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अब प्रैक्टिस हुआ करेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे 30 प्रश्न लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूरे 30 प्रश्न हैं इसमें और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। तो एक में उसने लिया है केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। लिखा है रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। पहला विकल्प है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित। दूसरा है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। तीसरा है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। और चौथा है घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है। एक ढेर में है अपघटित होने वाले और दूसरे में है अपघटित नहीं होने वाले। केले के छिलके, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां ये अपघटित हो जाएंगे, जबकि जैम की बोतल, सॉस की बोतल, ये सब प्लास्टिक की चीजें अपघटित नहीं होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मीरा और दिव्या 2 छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? पहला विकल्प है स्कर्वी और एनीमिया। दूसरा है एनीमिया और रतौंधी। तीसरा है मोटापा और एनीमिया और चौथा है मोटापा और स्कर्वी। तो लिखा हुआ है मीरा खाती है समोसे, कटलेट, डबल रोटी। तो मीरा को हो जाएगा मोटापा, और जबकि दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व यानी आयरन की कमी है, तो दिव्या को होगा एनीमिया यानी मोटापा और एनीमिया। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? पहला विकल्प है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। दूसरा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऐसा ही एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मृत सागर में आराम से तैर सकते हैं। तो मृत सागर का जो पानी है उसमें बहुत अधिक लवणता है, इसलिए उसका घनत्व अधिक है और इसीलिए उसमें आराम से तैर सकते हैं। इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि? पहला विकल्प है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और चौथा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? पहला विकल्प है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। दूसरा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। तीसरा है रक्त में मच्छर के लार्वे। और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला?
पहला विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा विकल्प है अमृता देवी बिश्नोई, तीसरा विकल्प है मेधा पाटकर और चौथा है AK बनर्जी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला विकल्प है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, तीसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं और चौथा विकल्प है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है उन्हें, पहला विकल्प है कीटों से दूर रखने के लिए, दूसरा है चिकना और साफ बनाने के लिए, तीसरा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए और चौथा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, कीटों से दूर रखने के लिए, इसीलिए गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। अगला प्रश्न है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से इन्हें किया जा सकता है वह कहलाती है, पहला विकल्प है हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग, तीसरा है निष्पावन और चौथा है फसल की कटाई। तो वह दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, बी विकल्प सही होगा, थ्रेसिंग। अगला प्रश्न है यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि, पहला विकल्प है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, दूसरा विकल्प है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि वे बाहर क्षारीय होते हैं, तीसरा विकल्प है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और चौथा है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें पहला विकल्प सही है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, पहला विकल्प है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, दूसरा है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, तीसरा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है और चौथा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला प्रश्न है क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है, पहला विकल्प है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता, दूसरा है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं, तीसरा है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं और चौथा है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है, पहला विकल्प है 75%, दूसरा है 50%, तीसरा विकल्प है 100% और चौथा विकल्प है 25%। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, 50%। अगला प्रश्न है टूटता तारा उल्का है, पहला विकल्प है एक समान गति से चलने वाला तारा, दूसरा है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, तीसरा विकल्प है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है और चौथा है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है।
अगला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा विकल्प है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कच्चा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तीसरा है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और चौथा है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पहला विकल्प है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तीसरा विकल्प है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और चौथा है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? पहला विकल्प है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। दूसरा है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। तीसरा है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और चौथा विकल्प है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। दूसरा विकल्प है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तीसरा विकल्प है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। और चौथा विकल्प है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? पहला विकल्प है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। तीसरा है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। और चौथा है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सी खाने की सामग्री ले जाना। तो इसमें कहा गया है कि अनुमति नहीं देंगे। तो इसका उत्तर होगा डी विकल्प, कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला विकल्प है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। दूसरा है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तीसरा है, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। चौथा है, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना पहला विकल्प है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और चौथा है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं। पहला विकल्प है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। दूसरा है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। तीसरा है बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। और चौथा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नहीं को बहुत ही ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं के चक्कर में प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है। नहीं है पूछा गया है। डी विकल्प सही होगा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यही उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पहला विकल्प है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। दूसरा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। तीसरा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। और चौथा है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। पहला विकल्प है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। दूसरा है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। तीसरा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। और चौथा है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला विकल्प है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। दूसरा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। तीसरा है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। और चौथा है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पहला विकल्प है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। दूसरा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। तीसरा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। और चौथा है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पहला विकल्प है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। दूसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तीसरा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक हैं। और चौथा है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना।
तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा। उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। डी विकल्प सही होगा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? पहला विकल्प है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दूसरा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तीसरा विकल्प है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। और चौथा है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। पहला विकल्प है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। दूसरा है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तीसरा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। और चौथा है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। आखिरी प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पहला विकल्प है पाठ के अंत में। दूसरा है प्रकरणों में अंतर्निर्मित। तीसरा है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। और चौथा है इकाई के अंत में। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। तो ये ईवीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।